स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। परीक्षा आइडिया के इस मंच पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा प्रीवियस क्लासेस में इस पूरे सीरीज में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडियन पॉलिटी के, वो उस फीचर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या क्या इसमें से रोल रहे हैं इस फीचर्स को डेवलप करने में। इसमें हमने इसको चार्टर एक्ट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था, सिंस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1853 तक के चार्टर्स, उसमें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ का डिस्कशन होता है। बाद में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो क्राउन रूल है 1858 से 1947 के दौरान में जो डेवलपमेंट हुए एक्ट्स में, उसमें ब्रिटिशर्स ने और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री के ग्रोथ होते हैं, उनको समझने के लिए हमने पूरे ये जो सीरीज जो है, जो क्लास जो लेक्चर्स ले रहे हैं, पूरे सीरीज इसको देख रहे हैं सिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर से लास्ट चार्टर ये क्रॉन जो द क्रॉन रूल के अंदर तक देखेंगे फ्रॉम 1858 टू 1947। इसी सीरीज में आज जो हम लेने जा रहे हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का डिस्कशन करेंगे कि आखिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को लाने का वजह क्या रहा। फ्रेंड्स, अगर इसके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो आपको पता ही होगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट जब आया, पिट्स इंडिया एक्ट में इसने जो ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन का नींव रखा, जिसमें कि दो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों मिलकर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसकी संख्या 24 थी, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखेंगे और मॉनिटर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनीज के। और साथ ही जो एक ब्रिटिश जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक बॉडी फॉर्म की गई, जिसका उद्देश्य था जो भी मिलिट्री, सिविल, रेवेन्यू मैटर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन चीज़ों को ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने अंदर लेकर देखेगी। इसके लिए उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तरह से रेगुलेट कर रहा था एक्टिविटी किसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा था। तो इन दोनों के वजह से क्या हुआ, जो ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से इस तरह का सिचुएशन डेवलप हो गया कि कोई भी लॉज अगर बनाना है, कोई भी एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी करना है, तो इन दोनों बॉडीज को के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में लगातार इश्यूज पर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, जिसके वजह से कोई भी जो लेजिस्लेटिव रोल है या लेजिस्लेशन लाना है, तो उनमें बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा था, डिले हो रहा था। और एक तरह से इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से अनड्यू डिले हो रहा था। उसका असर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर भी पड़ रहा था। साथ में हम देखते हैं कि वेरियस जो चार्टर एक्ट्स जो 1773 से इंट्रोड्यूस किए गए, लास्ट तक 1833 के चार्टर में आप देखेंगे कि मद्रास और बॉम्बे दोनों का लेजिस्लेटिव जो पावर था वो ले लिया गया, और एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको दे दिया गया। अब जो लोकल रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर दिया गया। दूसरी बात, अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इतना टीडियस हो गया, यहाँ से मैटर पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएगा, डिस्कशन, डिबेट, और उसके बाद उन चीज को लेजिस्लेट करके वो एक्ट पास होंगी। तो दीज वर द बैकग्राउंड जिसके बाद 1853 का चार्टर हम देखते हैं। इस वजह से जो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए दो कमिटी या दो कमीशन बिठाया गया, उनके अनुशंसा पर 1853 जो चार्टर एक्ट लेके आए। 1853 के चार्टर एक्ट से जो कंपनीज के मोनोपोली, अब जब ये अब मैंने एक बनाया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि जो कंपनी के मोनोपोली को रूल को तो पहले ही देखा आपने 1813 के बाद से खत्म करने लगे, और 1833 तक आते आते कंपनी का क्या रोल हो गया, अब वो प्योरली क्या हो गया, एक ट्रस्टी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन हो गया यहाँ पर। अब उसको कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी थी।
इस 1853 में उसके इस रूल को, जो कंपनीज के रूल को एक्सटेंड किया गया, लेकिन कोई टाइम लिमिट फ्रेम नहीं किया गया। जो अर्लियर चार्टर्स में आप देखते हैं 20 इयर्स के लिए एक उनको दे दिया गया कि आप ट्रेड करें, यहाँ पर वो चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि किसी भी समय में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगेगा या ब्रिटिश क्राउन को लगेगा कि इसको हमको एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, तो वो उसके विम्स एंड फैंसीज पर वो हटा दिया जाता। तो ये एक प्रोविजंस लाया गया, एक्सटेंड रूल तो किया गया, लेकिन रूल एक्सटेंशन के साथ साथ ये एक तरह से क्लॉज उसमें लगा दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे इसमें कई चीज़ें बदलाव, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्टर एक्ट है। इसमें गवर्नर जनरल्स के जो ऑफिस के संदर्भ में अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम में इसमें सेपरेट कर दिया गया किसके, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल था, इसको सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इसके किस चीज को, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड। The legislative and executive function of the Governor General's Council। इसने क्या किया, सेपरेट कर दिया किस चीज को, जो गवर्नर जनरल काउंसिल्स के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को। इसमें एक तरह से माना गया कि लेजिस्लेटिव फंक्शन एक सेपरेट और स्पेसिफिक एक्टिविटीज है गवर्नमेंट के लिए, और इसके लिए अलग टूल और एक तरह से अलग प्रोसेस होना चाहिए जिसके द्वारा हम कोई मैटर को लेजिस्लेट, इस तरह से इसको बाइफरकेट कर दिया गया। साथ ही साथ काउंसिल जो इसमें 6 न्यू मेंबर को ऐड किए गए लॉ बनाने के लिए, जो टू मेक लॉज। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थे, गवर्नर जनरल्स काउंसिल, उस काउंसिल में 6 और 6 न्यू मेंबर्स वर एडेड। किस लिए ऐड किया गया, ताकि वो लॉ बना सके, लेजिस्लेट कर सके मैटर पे। और इनकी संख्या पहले 6 थी, अब ये बढ़कर 12 मेंबर्स हो गई। 12 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 12 मेंबर, पहले 6 था, अब ये बढ़कर 12 मेंबर एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर जनरल्स काउंसिल 12 मेंबर हो गए। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि गवर्नर जनरल जो है वो क्या करता था, इसी काउंसिल के लिए वो एक वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकता था गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के एसेंट के बाद ही कोई भी जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आते थे तभी रखे जाते थे जब गवर्नर जनरल का अप्रूवल हो। उसमें गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर था, और कोई भी बिल अगर उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेकर आती थी उस पर वीटो का अधिकार किसको था, गवर्नर जनरल का अधिकार था। और इसी समय आप देखेंगे कि इस्टेब्लिश अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जिसको कि क्या कहा जाने लगा, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोला गया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रिकर्सर रहा हमारे जो पार्लियामेंट्री ग्रोथ हुआ, एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में ये काम करने लगा। और ये हमारे जो अभी के जो सिस्टम देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसका प्रिकर्सर के रूप में आप इसको मान सकते हैं। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल, ये एक मिनी पार्लियामेंट के तौर पर ये फंक्शन कर रहा था, और उसमें वही प्रोसेस और प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ के मेंबर को दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिबेट एंड डिस्कस जो काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वर्क कर रही होती है, और उनकी जो पॉलिसीज है उस पर वो डिस्कशन कर सकते थे, वो डिबेट कर सकते थे। साथ ही साथ
एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास अधिकार था वीटो का। अगर कोई भी लेजिस्लेशन आता था, अगर लेजिस्लेटिव जो पास बाय द काउंसिल, जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में कार्य करते थे और लेजिस्लेशन कोई लेके आते थे, उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अधिकार था कि उस पर वीटो लगा सकते थे। साथ ही साथ इस समय ऐसा किया गया, ऐसा देखा गया कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए अब ये कोई क्लोज्ड तरीके से इसमें डिस्कशन, क्लोज तरीके से नहीं कोई लेजिस्लेशन लेके आया जा रहा था, बल्कि ये एक तरह से इसके लिए इसने क्या किया कि ओपन टू द पब्लिक कर दिया गया लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और लेजिस्लेटिव प्रोसेस को ओपन कर दिया, इसमें डिबेट और ओरल डिस्कशंस होते थे इसमें। साथ ही साथ बिल्स को रेफर जो पर्टिकुलर कोई एक मेंबर को नहीं किया जाता था, बल्कि एक सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाता था बिल्स को। तो आप अगर इसको देखेंगे तो एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में ये काम करने लगा था ब्रिटिश जो ये। इसके साथ ही आप देखेंगे 12 मेंबर जो ये 12 मेंबर्स को लाए गए, ये 12 मेंबर कैसे 12 मेंबर थे? 12 मेंबर्स जो थे, पहले 6 थे, इसकी संख्या बढ़ाकर 12 मेंबर्स कर दिए गए। ये 12 मेंबर कौन थे? जो शुरुआत में आप देखेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल, दूसरा हो गया कमांडर इन चीफ, और साथ में 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स थे। साथ में इन्होंने क्या किया, जो मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, इसके 4 मेंबर थे काउंसिल मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल के, 4 मेंबर्स, जो एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, 4 साथ में और थे गवर्नर जनरल्स काउंसिल के मेंबर्स। ठीक है, इसके साथ इन्होंने और 6 इंट्रोड्यूस किए। एक था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, दूसरा गवर्निंग, जो उस समय था गवर्न कर रहे थे, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, और 4 मेंबर्स जो कि 4 मेंबर जो कंपनीज के सर्वेंट रहे थे, जिनका टेन्योर 10 इयर्स तक उन्होंने 10 साल सर्विस की दी थी, उनको नॉमिनेट करके 4 प्रोविंसेस से 4 मेंबर्स नॉमिनेट करके नॉमिनेट किया जाता था काउंसिल के लिए। और ये 4 मेंबर जो थे उनको कहाँ से लिया? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इनको 4 मेंबर को लिया बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। इस 4 मेंबर को लिया गया, एक तरह से एक मेंबर को गवर्नर जनरल काउंसिल में लिया गया, जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड था। इन्होंने इस तरह से एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने की इसको कोशिश कर दी यहाँ पर। और साथ ही आप देखेंगे गवर्नर जनरल, तो पता ही है कि गवर्नर जनरल क्या करता था, नॉमिनेट करता था वाइस प्रेसिडेंट को। गवर्नर जनरल काउंसिल एसेंट वाज नीडेड, जो पहले आपको बताया, उनका एसेंट रिक्वायर्ड होता था। कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स ला रहे हैं तो उसके लिए वो रिक्वायर्ड होता करते था कि जरूरी था कि उसका एसेंट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन, आप इस तरह से देख सकते हैं कि 4 प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेशन को इसने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा उनके गवर्नर जनरल काउंसिल में टू लेजिस्लेट करने के लिए एक जो लेजिस्लेटिव बॉडी उन्होंने बनाई थी, उसके लिए 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को लेके आए यहाँ पर। और साथ में रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या शुरुआत से देख रहे हैं 24 था, अब इनको रिड्यूस करके इसने कर दिया 18 मेंबर्स। साथ में इसमें भी 6 जो मेंबर्स हैं, वो नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन के द्वारा उनको नॉमिनेट करना था। तो एक तरह से जो
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रोल को कम कर दिया गया, उसमें एक वॉच डॉग की तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट वो देख रही है उसको। इसके साथ में अगर देखेंगे तो इस समय में क्या हुआ, कई प्रोविंसेस को इसने, जैसे सिंध हो गया, पंजाब हो गया, इनको क्या किया था, एक्वायर कर लिया था। तो पावर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंसी, इसको ये देखें, पावर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंसी, पावर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंसी अगर देखें, बाय दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नाउ हैड द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट। अब क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक तरह से पावर दे दिया गया कि अगर कोई भी प्रेसिडेंसीज या कोई भी प्रोविंसेस को अगर आप बनाना है तो आप प्रोविंसेस बना सकते हैं और कोई भी प्रेसिडेंसीज को बना सकते हैं, क्योंकि उस समय देखेंगे कि कई क्षेत्र को उससे पहले सब्सिडरी अलायंस के द्वारा कई क्षेत्र को, कई प्रेसिडेंसीज को, कई स्टेट्स को एक्वायर कर लिया गया। तो इसके लिए एक पावर दे दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि आप क्या कर सकते हैं, प्रोविंसेस या प्रेसिडेंसीज न्यू बना सकते हैं। इवन जो प्रोविंसेस हैं या प्रेसिडेंसीज हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज को कट करके छोटा कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली इन बड़े क्षेत्र पर उसके लिए उन एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि आपको पता है उस समय बंगाल सिर्फ अभी के बंगाल में थे, बंगाल में बिहार, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ असम, बांग्लादेश, ये सारे क्षेत्र से बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी हुआ करता था, उनको छोटा करने का अधिकार इनको दे दिया गया। और इस तरह से आप देखेंगे उस समय दो प्रोविंसेस जो कि पंजाब और सिंध पंजाब, दो प्रेसिडेंसीज एक्वायर किया गया था, प्रोविंसेस उस समय एक्वायर किया था। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको एक अधिकार दे दिया गया कि आप इस तरह से प्रेसिडेंसीज बना सकते हैं। और एक अधिकार ये भी दिया गया कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए 1859 में पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट को क्रिएट किया गया। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा इसने असम, बर्मा एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, असम, बर्मा एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, इसके द्वारा इसको भी चार्टर एक्ट 1853 also led to the formation of असम, बर्मा एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, इसको भी फॉर्म किया इसने। सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी, बात ये हुआ कि 1800 अगर देखते हैं 1853 से पहले तक आते आते पूरा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। उस समय प्रेसिडेंसीज रहे, प्रोविंसेस रहे, मद्रास था और बॉम्बे था। लेकिन अब जब गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया तो ये डिमांड उठने लगा कि दोनों पोस्ट, गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक व्यक्ति को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा गया कि कई बार जो बैलेंस था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बंगाल की ओर ज्यादातर घूम जाता था, बैलेंस उसके फेवर में होता था। इसके वजह से गवर्नर ऑफ बंगाल के लिए एक पोस्ट क्रिएट करने की बात हुई और ये अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को क्रिएट किया। और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल सर फ्रेडरिक हॉलिडे ये बने। और ये जो प्रोविंस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये 1912 तक, ये जब तक 1912 तक ये पोस्ट चलता रहा, जब तक कि गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं बनाया गया, तब तक ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में ही वहां कामकाज चलता रहा। फिर इसके बाद सॉरी, इंपॉर्टेंट जो चेंजेस लाए गए
इन ओपन कंपटीशन सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया, ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम, कॉम्पिटिटिव सिस्टम। ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम कहने का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले क्या था आपके पास, जो चार्टर एक्ट 1853 ने डिप्राइव कर दिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 had deprived the court of director, डिप्राइव कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, क्योंकि पहले आप देखें कि चार्टर्स में जो सिविल सर्विसेज का पोस्ट बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट था। एक जस्ट अ मिनट, जो सिविल सर्विसेज का जो पोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था, और इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने लोगों को थ्रू नेपोटिज्म उनको अपॉइंट करते थे, उसमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा ये समझा गया कि अगर इंडिया में ज़्यादा दिन तक हमें शासन करना है तो इंडियन सिटीजन्स, इंडियन जो सब्जेक्ट्स हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी बनाना, इनको हिस्सेदार बनाना ही होगा। इसको ध्यान में रखते हुए इसने ऐसा किया कि इन द रिक्रूटमेंट इनके तो पावर को डिप्राइव कर दिया गया। अब आप जो है सिविल सर्वेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम के द्वारा अपॉइंट रिक्रूट होंगे, रिक्रूटमेंट थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बेस्ड ऑन मेरिट, ये मेरिट के बेसिस पे अब सेलेक्ट होके कैंडिडेट्स आएंगे, और इस तरीके से। और कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज अब इसके बेसिस पे जो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, इसको ओपन कर दिया गया फॉर द इंडियन सब्जेक्ट, उनके लिए भी ये ओपन कर दिया गया। अब ये यहाँ पर अपॉइंटमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट अपने टैलेंट के बेसिस पे यहाँ आ सकते थे। अब इसके साथ ही एक मैकले कमेटी, इसके साथ ही मैकले कमेटी ऑन सिविल इंडियन सिविल सर्विसेज was अपॉइंट किया गया 1854 में। इसको अपॉइंट कर दिया गया, जो कि बाद में अनुशंसा देता है कि इस तरह से इनको इंडियंस को, सब्जेक्ट्स को इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर लाया जाए। तो ये तो इसका था कि कैसे। इसके जो सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंस में अगर देखेंगे तो इस एक्ट ने एक तरह से एक्ट इज द, अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इसके, तो अगर आपको अगर ये नजर आ रहा होगा तो अगर देखिए तो ये जो अगर सिग्निफिकेंस अगर इसको हम देखते हैं तो दिस एक्ट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके लिए एक तरह से प्रोटोटाइप के रूप में इसने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 सर्व करता है। एक्टेड एज द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। वो एक्ट किस तरह करता है, एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में वो काम कर रहा है। कौन? जो लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल इज एक्टेड एज अ मिनी पार्लियामेंट, जहां पर डिबेट डिस्कशन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रोसेस है, जो मेंबर्स जो हैं काउंसिल के, गवर्नर जनरल काउंसिल के, दे कैन पुट क्वेश्चंस, और डिबेट है, डिस्कशन है, और उसके बाद उनके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास वीटो राइट भी है। अगर कोई भी मेंबर्स, अगर कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है जिसमें लेजिस्लेशन को लगता है कि वो जेन्युइनली सही नहीं है तो उसमें लेजिस्लेट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मिनी पार्लियामेंट के रूप में आप ये देखेंगे तो वहाँ पर
बिल्स को रेफर नहीं किया जाता है स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए, बल्कि एक सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाता है। साथ में लेजिस्लेटिव प्रोसेस को ओपन कर दिया गया और एक ओरल वे में डिस्कशन के द्वारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस को फॉलो किया जाता था। तो एक सिग्निफिकेंट रूप में क्या देख रहे हैं कि इट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पावर फॉर ब्रिंगिंग न्यू प्रेसिडेंसी, एक तरह से ये भी हुआ कि जैसे अब आप देखते हैं कि इंडिया में कोई स्टेट बनाना है तो हम स्टेट को क्या कर सकते हैं, कोई नया स्टेट भी बना सकते हैं, प्लस दूसरा जो स्टेट होता है बड़ा स्टेट उसको छोटा किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे बिहार से काट के झारखंड को बना दिया गया, उत्तर प्रदेश के से अलग करके आपने उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी आपने बनाया। तो ये सारे प्रोसेस जो अब धीरे धीरे जो थ्रू ऑल द प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि इस तरह के डेवलपमेंट हो गया, जो एक प्रोटोटाइप इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका प्रोटोटाइप ये तैयार यहीं से स्टार्ट हो गया ये प्रोसेस। और इस प्रकार आप 1853 अगर आप इस पूरे अगर आपको नजर आ रहा होगा आप देख लें, अगर एक बार हम इसको होल सोल में देखें तो दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 was the last in a series of charters since 1793 से 1853। एक क्विक हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि आप देख रहे हैं 1833 के दौरान लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया मैकॉले, और वो लॉ मेंबर को अब फुल फ्लेज्ड मेंबर हो गया जो गवर्नर जनरल काउंसिल का। साथ ही जो स्ट्रेंथ था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, स्ट्रेंथ कितना था पहले 24 था, उसको घटा के कितना कर दिया गया 18 कर दिया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो रीच को और उसको पावर को कम करने के लिए इसमें 18 मेंबर्स में भी जो 6 था वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। 6 जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देख रहे हैं 6 न्यू मेंबर को गवर्नर जनरल के काउंसिल में 6 न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और 6 न्यू मेंबर्स में एक तो आपको चीफ जस्टिस मैंने बताया आपको, और जो उस समय के प्रेजेंट एक्टिंग जज थे वो, और साथ में 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स। और ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स कहाँ से थे? 4 बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस से, तो वहां से लिए गए। अभी जो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इसमें से होके आता है। इसके साथ ही अब और बेहतर इंडियन सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल देने के लिए क्या होता है, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसके लिए मैकॉले कमेटी बनाई जाती है। 1854 में मैकॉले कमेटी बनती है। किस लिए बन रही है? इंडियन सिविल सर्विसेज के रिकमेंडेशन के लिए। और अगर अंत में देखें, इज सर्व एज द फाउंडेशन फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि अब हम देखते हैं उसको एक कंप्लीट फॉर्म में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने लिया उसको हम देखते हैं। द लेजिस्लेटिव, जो उस समय का लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव विंग थे, वो किस तरह काम कर रहा था? गवर्नर जनरल काउंसिल एक्टेड एज अ मिनी पार्लियामेंट। आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। वो एक तरह से किस तरह काम करने लगा? एक्टेड एज अ मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करने लगा। साथ ही अगर आप देखें कंपनीज के रूल पे क्या इम्पैक्ट हुआ, कंपनीज का रूल क्या होता है कि पहले ही धीरे धीरे उसके रूल को क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट कट करते जा रही है, कट डाउन करते जा रही है। अब उसने मोनोपोली तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, और कंपनी सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर के रूप में यहाँ पर काम कर रहे थे, वो भी एज अ ट्रस्टी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब उसने क्या किया, उसके रूल को, कंपनीज रूल को एक्सटेंड तो किया गया, लेकिन उसको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। इसका मतलब ये था किसी भी समय में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी तो कंपनी को डिसमेंटल या डिसबैंड कर देगी। बाद में आप देखेंगे 1858 एक्ट में कंपनी को फाइनली वाइंड अप कर दिया जाता है। तो ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इसके बाद हम एक दूसरा चार्टर देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ चार्टर सेकंड देखते हैं कि ओपन कॉम्पिटिशन सेकंड देखते हैं हम, चार्टर एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखेंगे
कि सारे चार्टर्स तो हमारे खत्म हो गए। अब चार्टर्स खत्म होने के बाद जो चीज़ें 1858 इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क टाइम था, जिससे पहले आप देखेंगे 1853 तक चार्टर्स आए हैं। 1853 के बाद 1857 का बहुत बड़ा उथल पुथल इस ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश टेरिटरी में हुआ। दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज इन 1857, जिसको सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं। इस सिपाही म्यूटनी के बाद इसमें देखा गया कि आखिर इसके वजह को खोजा गया, कि इसको जानने की कोशिश की वजह क्या थी कि 1857 का वॉर हुआ। तो इसमें पाया गया कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक तरह से माना गया कि जितने भी कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनीज के मिस गवर्नेंस और उनका जो पॉलिसीज रहे हैं टुवर्ड्स द इंडियन नेटिव्स और इंडियन स्टेट, कहीं ना कहीं उसने एक बहुत बड़ा रोल निभाया और इस तरह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसमें कि पूरे ब्रिटिश क्राउन की जो चूलें थी या नींव थी पूरी हिला दी। अब कई चेंजेस वो लेके आते हैं और इसमें से पाया गया, इसमें एक और रोल था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के समय से स्टार्ट हुआ था ज्वाइंट गवर्नमेंट का रोल, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों रूल कर रहे थे, जिसके वजह से बहुत सारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में डिले भी हो रहा था और डिले के साथ अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम्स भी खड़े हो रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए, इन कई चीज़ों बैकग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी स्टैनले जो कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया हुए, उन्होंने एक लेजिस्लेशन वो लेके आते हैं और उस लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करते हैं बिल को, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो कि 2 अगस्त 1858 को पास कर दिया जाता है। इसके द्वारा 1858 एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है और इसमें कई चेंजेस हम देखेंगे। कई जो पहले के जो चीजें थे उनको बदल दी गई है। अब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट कर दिया गया। अब वो उसको लिक्विडेट कर दिया गया। इंडियन टेरिटरी विल नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन द नेम ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी गवर्न। अब इसको गवर्न किस रूप में किया जाएगा? गवर्न किया जाएगा इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश क्वीन। पहले क्या करते थे? थ्रू 1858 एक्ट हमने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा हमने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया द गवर्नमेंट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी से कहां ट्रांसफर हो गया? ब्रिटिश क्राउन। ये ट्रांसफर हो गया। इंडियन टेरिटरी जो है अब वो गवर्न किसके नेम पे की जाने लगी? ब्रिटिश क्राउन के नाम पे की जाने लगी, वहां पर गवर्नेंस होने लगा। एक्ट मेड इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। अब इंडिया जो है एक पूर्ण रूप में डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में काम करने लगी। यहाँ पर इंडिया में सारा सिस्टम जो है वो चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ने पूरे चीज़ों को टेक ओवर कर लिया। ये इंडियन सिविल सर्विसेज वाज इंस्टीट्यूटेड। अब क्या होता है कि यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज वाज क्रिएटेड। किस लिए? ये माना गया कि अगर इंडिया में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल करना या एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो इंडियन सब्जेक्ट्स को भी हमें यहाँ पर लेके आना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। इस वजह से जो 1854 में मैकले कमिटी था ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, उसने उनके अनुशंसा पर इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रिएट कर दिया गया और जिसमें कि अब मेरिट के बेसिस पे इंडियन सिविल कोऑर्डिनेटिव सिविल सर्विसेज में आने लगे। डुअल और ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था स्टार्टेड फ्रॉम पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का रोल था, उसको एक तरह से क्या कर दिया गया? स्क्रैप कर दिया गया इस सिस्टम को। इसके साथ ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके लिए? 1857 के रिवोल्ट के लिए, उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, उसको एंड कर दिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। द पावर ऑफ द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज ट्रांसफर्ड
उसके जो पावर थे, जो कंपनीज के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स थे, उन सारों को लेकर उसको वेस्ट कर दिया गया, ट्रांसफर और वेस्टेड इनटू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको ये पावर दे दिया गया। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे रहे स्टैनले, लॉर्ड स्टैनले। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, वो एक तरह से कम्युनिकेटिंग चैनल के रूप में काम कर रहा था। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उनके बीच में वो एक जो इम्पोर्टेंट कड़ी निभा रहे थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच के कम्युनिकेट करने का उनको एक तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास बहुत सारे अधिकार हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता है कि विदाउट द काउंसिल्स, जो उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कामकाज के लिए 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल नियुक्त किया गया, और उनके बिना उनको बिना उसके एडवाइस के ही, बिना उनको बताए ही क्या कर सकते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये पावर था कि ये पावर टू सेंड सेक्रेट डिस्पैचेज, वो सेक्रेट डिस्पैचेज इंडिया में भेज सकते थे। उनको सिर्फ एडवाइजरी काउंसिल के रूप में 15 मेंबर्स वहां पर काम कर रहा था। तो ये चीज चेंजेस लाया गया। और जो काउंसिल के जो चेयरमैन होते थे वहां पर, वो चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द काउंसिल जो था वो क्या है, वहां पर वो उनको सेटअप किया गया एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। वो सू भी कर सकते थे और सूट भी, कोई किसी पर वाद भी वो कर सकते थे। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट में वाद करना होता था उनके खिलाफ, तो थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट उनको बना देगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, अगर वो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूरी जानकारी, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो एक कैबिनेट मिनिस्टर था, जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट, जो प्राइम मिनिस्टर्स के कैबिनेट का एक मंत्री हुआ करता था, और ब्रिटिश कैबिनेट का अंग था। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको क्वेश्चन करती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन क्वेश्चन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिगार्डिंग जो भी इंडियन अफेयर्स था, उसके रिगार्डिंग जो बात करना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू किया जाता था। फिर वाइसराय, अब इंडिया में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उनको बदलकर वाइसराय जो बना दिया गया। और वाइसराय बनाने के बाद वाइसराय क्या होता था, वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल या वाइसराय जो था इंडिया में, वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। वाइसराय और जो गवर्नर, यहाँ जो पहले जो था वाइसराय, इनको वाइसराय एंड गवर्नर, जिसके कि जो आप पोस्ट जो क्रिएट होते थे, सीनियर पोस्ट, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूल होते थे, उन सबको हटा दिया गया। अब ये सारे जो चीज जो सीनियर पोस्ट जो हैं वो क्रिएट होते थे। और जो भारत में जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, ये भारत में वाइसराय, गवर्नर्स हो गए जो प्रोविंसेस को, वो सारे जो थे अपॉइंट किए जाते थे, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट हो रहे थे। वाइसराय वाज टू बी असिस्टेड, वाइसराय के असिस्टेंस के लिए काउंसिल्स क्रिएट किए गए। यहाँ पर काउंसिल थे जो वाइसराय को असिस्ट करते थे। लेकिन वाइसराय के पास इंडिपेंडेंट पावर था, और वो किसी चीज में वीटो भी लगा सकते थे। द रिमेनिंग इंडियन प्रिंसेस, जो इंडियन प्रिंसेस थे जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बच गए थे, उनको एक तरह से एक राइट दिया गया था कि आप जो है, आपके इन चीज़ों को आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। शर्त ये है कि ब्रिटिश जो है अथॉरिटी को स्वीकार कर ले, और ब्रिटिश के रूल को भी आप स्वीकार कर ले। इसके द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड, प्रोविजंस फॉर इंडियंस फॉर द इनरोलमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस साथ में मिलिट्री सर्विसेज में भी इंडियंस जा सकते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेक्ट्स इसका क्या था, क्योंकि ये देखेंगे इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के डिफेक्ट में अगर देखेंगे, तो ये एब्सोल्युटली इंपीरियल कंट्रोल के अंदर में था। पूरे जो भी चीजें हो रही थी, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इंपीरियल कंट्रोल में था। तो लोकल इश्यूज, लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं, लोकल लेजिस्लेशन, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसमें वाइसराय के पास अधिकार, वीटो पावर होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज सुप्रीम, और वो आंसरेबल किसको होता था, आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि जो लोकल गवर्नेंस था, लोग जो, जैसे आप देख रहे हैं पहले के चार्टर्स में देखा आपने
कि मद्रास, बॉम्बे, इन सबको अपने लोकल एरियाज के लिए लोकल इश्यूज पे लॉ बनाने का अधिकार था। ये सब चीज अधिकार हट गए। तो एक तरह से क्या हुआ, 1858 एक्ट के द्वारा ये सारे चीजें, सारे इश्यूज क्रॉप अप हुए, और ये कालांतर में बाद में आप देखेंगे 1861 के काउंसिल्स एक्ट में इन चीजों को सुधारा गया। तो इस तरह से 1858 एक्ट को हम अगर देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके अगर हम कर्सरी नजर देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज थे, तो एक बार हम रिकैप कर ले। इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया द गवर्नमेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, उसके पावर को लेकर ये पावर किसको दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को। इंडियन टेरिटरी जो है टू बी गवर्न, अब ये गवर्न किया जाएगा किसके, इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू द, अब जो अथॉरिटी इंडिया को एडमिनिस्टर करेगा, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, वो किसको दे दिया गया, वो पावर दे दिया गया, पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये पावर दे दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स के कैबिनेट का एक मेंबर होता था वो, और Secretary of State is answerable to the British Parliament regarding the administration affairs, Indian affairs, जो भी चल रहे हैं उसके पास अधिकार था। Secretary of State के पास कई अधिकार होते थे, उसके पास एडवाइजरी बॉडीज थी 15 मेंबर, लेकिन फिर भी उसको ओवररूल करके ये सेक्रेट डिस्पैचेज भी इंडिया में भेज देते थे। इसने एबॉलिश कर दिया किसको, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इन दोनों जो बॉडीज को खत्म कर दिया। एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी इसने खत्म कर दिया, क्योंकि ये माना गया था कि इसके वजह से 1857 का वॉर हुआ था, सिपाही, दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन सिविल सर्विसेज वाज क्रिएटेड, जिसके लिए 1854 में देखा आपने मैकॉले कमेटी को बनाया गया था, और उसके बेसिस पे इंडियन सिविल सर्विसेज वाज क्रिएटेड। इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया बिकम्स अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। क्या हो गया, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई तो ये इंडिया क्या हो गया, डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी हो गई है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम्स वाइसराय ऑफ इंडिया, जो कि लॉर्ड कैनिंग था। ये कुछ मूलभूत चीजें इसमें बदलाव आए। इसमें लिमिटेशन ये रहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसके पास पूरा पावर था, और वो आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट था। सॉरी। और इंडिया में जो लोकल लेवल पर वो चीजें, जो लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड थी, वो इसको प्रोसेस क्या होता था यहाँ से, क्योंकि आपने देखा 1833 में पूरे पावर को असर्व कर लिया गया, लेजिस्लेटिव पावर एक्सक्लूसिवली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास दे दिया गया। तो इनके जो प्रॉब्लम्स होते थे रिगार्डिंग लोकल लॉज, वो लोकल लॉज के लिए उनको लंबा इंतजार करना पड़ता था, और एक कॉज ऑफ कंसर्न रहा ये 1858 एक्ट में। अगर देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो ये सारे मूलभूत चीजें इसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में होता है। अब इसके साथ हम देखते हैं गवर्नमेंट जो काउंसिल एक्ट, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये देख रहा होगा आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एक तरह से वाटरसेड डेवलपमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें एक तरह से वाटरसेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोला जाए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 was one of the important act, जिसमें कई बदलाव लाए गए, कई चीज किए गए, जो कि अभी आपके जो इंडियन एग्जिस्टिंग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट, उसके रूप को, प्रोटोटाइप को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था कि 1857 के वॉर जब था, ब्रिटिश एम्पायर को ये लगने लगा कि दे फेल्ट द अर्जेंट नीड ऑफ सीकिंग Indian subjects in the process of administration in the India। जो इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको लगने लगा कि इंडियन सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है, उनको साथ लेकर ही चला जा सकता है इंडिया को अगर गवर्न करना हो तो। इन परस्यूट ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन,
जो इसको जो पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन कि हमको इंडियन सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है, दैट इज द पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। इसके थ्रू उन्होंने 3 एक्ट पास किया इसी को ध्यान में रखते हुए, दैट इज काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, फिर उन्होंने पास किया 1892 का एक्ट, फिर 1909 का एक्ट लेके आए। और इसको रीजन क्या था 1861 का? तो पहला तो रीजन था कि उनको ब्रिटिश एम्पायर को ये लगने लगा था कि इंडियंस को शामिल करना जरूरी है। उसके साथ ही द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 उसने कई चेंजेस लेके आए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेके आ गए और चीजें बदल दी उन्होंने। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अम्ब्रेला था उनको हटा दिया और उनके शूज में अपने आप को ले आए। तो मैनर ऑफ गवर्नेंस जो था वो तो उन्होंने इंडिया में अगर आप देखें तो वो चीजें उसी तरह से चल रही थी, लेकिन सिर्फ फॉर्म बदल दिया था। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेके आ गए, आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिनका कि यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं था, बस यहाँ एक वाइसराय जो था उनको उनकी रीच थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे उनको, ये सारे प्रॉब्लम्स 1858 में खुलकर ये सामने आता है। Following 1857 revolt, there was a widespread belief in England that establishing government without Indian support is quite unimaginable, कि आप बिना इंडियन सपोर्ट के आप वहां पर काम कैसे करेंगे, अनइमेजिनेबल था। जो कि दूसरा बात, एक चीज और देखेंगे कि जो पहले क्या हुआ था, रेसिडेंट यहाँ पर आकर बस रहे थे, प्रॉपर्टीज भी खरीदते थे, वो भी बार बार एक तरह से यहाँ पर ब्रिटेन में ये कर रहे थे कि कंपनीज के जो है वो यहाँ पर जो गवर्नेंस है, कंपनीज के गवर्नेंस बहुत ही भेदभाव और बहुत ही गलत तरीके से मिसमैनेज होके चल रहा है। तो ये सारे बैकग्राउंड्स हैं इसमें। द 1833 एक्ट हैड सेंट्रलाइज्ड द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ने क्या किया था, 1833 के एक्ट ने सेंट्रलाइज कर लिया था सारा लेजिस्लेटिव पावर। किसने लिया था? एक्सक्लूसिवली टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसने उस समय में मद्रास और बॉम्बे दोनों जो प्रेसिडेंसीज के थे उनके पावर को भी, लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया था मद्रास। इट हैड ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, और वहां पर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, जो आपने देखा बाद में एक रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम लेवल पर रिप्रेजेंटेशन था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो था वाज, वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को सक्सेसफुली एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो प्रोसेस था यहाँ पर एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस तरह डिस्कशन होता था कोई भी लेजिस्लेशन को लाने के लिए, इसी तरह के पहले इंडिया में गवर्नर वाइसराय यहाँ से कोई मैटर्स को ले जाएंगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट को रखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट उस पर डिस्कशन डिबेट करेगी, इस तरह से। तो बहुत ही कम्बरसम और टीडियस प्रोसेस रहा। तो इस टीडियस प्रोसेस की वजह से बहुत सारे लेंदी ये प्रोसीजर प्लस डिले के होने की वजह से ये ग्राउंड रियलिटी में लेजिस्लेशन बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें, इन्होंने कई प्रोविजंस जो चीजें बदली। प्रोविजंस क्या था? प्रोविजंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर सबसे पहले चीज क्या किया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया। जो मद्रास और बॉम्बे उनके लेजिस्लेटिव राइट्स को लिया गया था, उनके लेजिस्लेटिव राइट्स को दोबारा दे दिया गया। अब वो अपने लोकल जो लॉज हैं, लोकल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, उसके लॉ को बना सकते थे। तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। और जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्ट हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और वो लास्ट में 1833 तक आते आते क्रिस्टलाइज हो गई थी वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जबकि पावर सारा लेजिस्लेटिव एक्सक्लूसिवली कर दिया गया था किसको? इन द डोमेन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनको। तो उन प्रोसेस को क्या किया, इसने रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्यों? क्योंकि मद्रास और बॉम्बे को आपने क्या किया? लेजिस्लेटिव पावर दे दिया। और इसी पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, 1937 तक आते आते हम देखेंगे कि इंटरनल प्रोविंसेस को अपने इंटरनल ऑटोनॉमी मिल जाती है। वो इंटरनली क्या है? ऑटोनॉमस है, अपने
लोकल इश्यूज को, लोकल सब्जेक्ट्स, लोकल जो लेजिस्लेशन को वो कर सकते हैं। इस तरह इंटरनल ऑटोनॉमी उनको मिल जाती है। बाय एसोसिएटिंग इंडियन सब्जेक्ट्स, इसमें क्या किया कि 1900 इसने 1861 के एक्ट ने आपने इसमें रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया। बाय एसोसिएटिंग इंडियंस इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, साथ में लेजिस्लेटिव प्रोसेस इनमें इंट्रोड्यूस किया गया। इनके नंबर्स को बढ़ाए गए। नंबर्स बढ़ाने के साथ साथ क्या हुआ कि इनका जो इंटरैक्शन जो है, इंडियंस का इंटरैक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेटिव प्रोसेस वो बढ़ा है। उनके उनके साथ लेजिस्लेटिव न्यू बिगनिंग वाज मेड, और इस तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ओर हम बढ़ने लगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करने लगी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। प्रोविजन वाज मेड, इसमें प्रोविजन बनाया गया कि जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, वो क्या कर सकते हैं कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स किस तरह से उनको एक्सटेंडेड काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके लिए रूल्स बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं रूल। और साथ में न्यू मेंबर्स के, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के इंट्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्टली वोट के द्वारा भी हम कैसे ले सकते हैं, ये इन चीजों में इस एक्ट के द्वारा लाया गया। तीन इंडियंस को इसी को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंडेड काउंसिल में जगह दी गई। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और डॉक्टर दिनकर राव को दिया। वो अप्रूवल बगैर उनके लिए हुए आप कोई बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वाइसराय के पास पावर था, वीटो का अधिकार उनके पास था, वो काउंसिल के डिसीजन को ओवर रूल कर सकता था वाइसराय। ड्यूरिंग इमरजेंसी, वाइसराय के पास इमरजेंसी के समय में अधिकार दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकता था। ऑर्डिनेंस लेके आके, और ऑर्डिनेंस जब एक बार पास होता था तो वो तकरीबन 6 महीने 6 मंथ्स के लिए वो एप्लीकेबल होता था, वाइसराय जो ऑर्डिनेंस पास करते थे। अभी भी हम देखते हैं ऑर्डिनेंसेस 123 एक्ट के अंदर में ऑर्डिनेंसेस की बात करते हैं। गवर्नर के पास भी वहां पर है 213 के अंदर ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के थ्रू डेवलपमेंट होके आ रहा है, जो हम लास्ट में क्रिस्टलाइज 1950 एक्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उस समय इन चीजों को हम देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, उसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, इन 3 जगह के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया। दिस एक्ट empowered the viceroy to make rules and regulations and orders. इसने इसको एक तरह से empower कर दिया गया वाइसराय को कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर द प्रॉपर डिसबर्समेंट ऑफ द वर्क इन द काउंसिल में जो वर्क होगा उसके बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस वो स्मूथली फंक्शन कर सके, रन कर सके। इसलिए वाइसराय को एक अधिकार दिया गया कि आप रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें निकल ये इंट्रोड्यूस किया था, जो पहले पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड केनी के समय में 1859 में आया था, उसको इसने क्या किया, फर्दर एक तरह से इसमें इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया, और अंडर दिस सिस्टम जो मेंबर्स ऑफ द जो वाइसराइज काउंसिल था, उस मेंबर में किसी एक मेंबर को 1 या 2 डिपार्टमेंट दे दिया जाता था जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता था, और वो उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग सारे ऑर्डर्स या डिसीजंस ले सकता था ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को यहाँ पर इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इसने इसके द्वारा। अगर आप देखेंगे इसके सिग्निफिकेंस को, अगर देखें तो ये सिग्निफिकेंट किस तरह सिग्निफिकेंट रहा, ये दिस वाज अ वाटरशेड मोमेंट इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट बाय इन्वॉल्विंग इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जब आपने इंडियंस को इन्वॉल्व किया, अ फ्रेश बिगिनिंग फॉर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड। एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में ये धीरे धीरे जो मिनी पार्लियामेंट बना था रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर हो गया। यहाँ पर आपने ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए सीट्स जो बढ़ा दिए, आपने देखा 20 सीट्स 15 जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में से मैक्सिमम 16 और 10 मेंबर्स रखे गए। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन को बना दिया गया। इसके लिमिटेशंस में अगर जाएं
तो लिमिटेशंस इसके भी रहे। लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड अ लिमिटेड रूल। लेजिस्लेटिव काउंसिल बने तो थे, लेकिन सिर्फ उनके लिमिटेड रोल क्यों थे? क्योंकि सिर्फ मात्र एक एडवाइजरी बॉडी थी। एडवाइजरी बॉडी, वाइसराय विल टेक एक्शन डिसीजन, कि वाइसराय काउंसिल के चीजों को एक तरह से सुपरपास करते हुए वो वीटो भी लगा सकती थी, वो अपने डिसीजंस ले सकती थी। वाइसराय के पास एब्सोल्यूट पावर था। द बिगेस्ट ड्रॉबैक वाज, किस तरह से ड्रॉबैक इसका था कि किस तरीके से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे उनके क्या क्वालिफिकेशन होंगे, उनको कैसे जगह दी जाएगी, उसके लिए सेट ऑफ रूल्स क्या रहेंगे, दैट वाज अ बिगेस्ट लिमिटेशन। और ये जो मेंबर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, तो इन मेंबर को जब लिया गया तो वो क्या होता है, वो किसी भी डिस्कशन या डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उनके पास सिर्फ वो एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर, साथ ही वो कोई इंटरेस्ट भी शो नहीं करते, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग्स। और इसके अलावा इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये भी उनको एक तरह से बाउंड एंड ड्यूटी नहीं था उस पर कि वो पार्टिसिपेट करें ही। और इस वजह से इनका महज यहाँ पर जो जो इंडियन मेंबर्स थे वो एलिजिबल नहीं होते हैं। किस चीज के लिए? दे वर नॉट एलिजिबल टू अपोज एनी बिल। कोई भी बिल को इंडियन मेंबर्स अपोज नहीं कर सकते हैं, अपोज नहीं कर। साथ ही साथ जो भी बिल्स होते हैं एक बार में वो वन सिटिंग में बिना अपोजिशन के पास भी हो जाते हैं, बिना डिस्कशन के। तो ये कुछ जो लिमिटेशंस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में रहे, जो बाद में कालांतर में देखेंगे कि कैसे इनको ओवरकम किया गया। तो आज अगर हम इसको अगर एक ब्रीफली हम देखें, आप इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हमने यहाँ पर रखा है आपके लिए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट को एक ब्रीफ समरी हम कर लेते हैं, सम अप। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये इसमें क्या हुआ, ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार था। किसको था? गवर्नर जनरल्स के राइट थे, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में, जो कि 6 महीने तक वो एप्लीकेबल होता था ऑर्डिनेंस। लेकिन इसने ऑर्डिनेंस जो पास होते थे, दैट वाज अ कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्यों? इसके वजह से क्या होता था, बिकॉज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ वाइसराय। इससे क्या हुआ कि आप ऑर्डिनेंस जो इशू कर रहे हैं वो एक वाइसराय के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिससे कि वो ऑटोक्रेट के रूप में फंक्शन करने लगे। किसी भी चीज पर वो ऑर्डिनेंस लेके आ जाएंगे। वाइसराय के पास अधिकार था कि वीटो करने का और सुपरसीड करने का अपने काउंसिल का, वो कर सकते थे। ऑर्डिनेंस एक तरह से इंस्ट्रूमेंट था इन द हैंड ऑफ द वाइसराय टू बिकम ऑटोक्रेट। जो 5th मेंबर था उसको जगह दिया गया, लीगल जो प्रोफेशन के आते थे उनको जगह दिया गया। इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट में जो लेजिस्लेशन था, लेजिस्लेशन जो इसमें एक रिवोल्यूशनरी नेचर का लेजिस्लेशन हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, बर्थ ऑफ लेजिस्लेचर इन ब्रिटिश इंडिया। एक तरह से ब्रिटिश इंडिया में लेजिस्लेचर को आपने देखा कि बंगाल और बंगाल के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब के लिए लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उन्होंने बनाया। इसके थ्रू, इस एक्ट के द्वारा बंगाल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां से बन के आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल इनके लिए बनाया गया, 3 के लिए, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब। तो आप यहां देख रहे हैं कि हमने क्या किया, एक तरह से रिवोल्यूशनरी प्रोविजंस था जिसके द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल हम फॉर्म करते हैं, बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेशन, जो स्ट्रक्चर था वो वाज फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि कैसे हम नॉमिनेटेड मेंबर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करें, तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। और बेसिकली वहां पर जो भी ज्यादातर चापलूस होते थे, फ्लैटरर्स होते थे, उनको उसमें जगह मिलता था वहां पर। 6 से 12 मेंबर्स कर दिया गया, और जिसमें टेन्योर जो था वो 2 साल तक का था, कि कोई भी मेंबर 2 साल का उनका टेन्योर था। तो अभी के मौजूदा स्थिति में देखेंगे तो 5 साल रहता है, फिर भी वो काम नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके पास पूरी आज़ादी होती है। तो उस समय जब 2 साल का था, अब कोई उसकी आज़ादी नहीं थी, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थे, और
वो तब तक रहते थे, वो इंट्रोडक्शन भी इंट्रोड्यूस तभी होते थे जब वो एक चापलूस या ब्रिटिश के पिछल्लू रहते थे। तो उस समय में आप सोच सकते हैं 2 साल के टेन्योर में वो क्या करते होंगे। फिर इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम जो कैनिंग के समय में 1859 में लाया गया था, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। नन ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन इसके वजह से पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन इस पोर्टफोलियो सिस्टम की वजह से कई प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट को इंडियंस को नहीं दिया जाता था इस पोर्टफोलियो सिस्टम के अंतर्गत। नन ऑफ द डिपार्टमेंट वाज हैंडेड ओवर टू द इंडियंस। ये कॉज ऑफ कंसर्न था, ये लाया, लेकिन इंडियंस को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। रेस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास और बॉम्बे के जो लेजिस्लेटिव पावर थे उनको रिस्टोर्ड किया गया। बाद में देखेंगे जो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, और ये 1937 तक आते आते प्रोविंसेस को इंटरनल ऑटोनॉमी कंप्लीटली वहां पर दे दिया जाता है। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया गया, जो बताया आपको बंगाल को 1862 में बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल 1862 में बनाया गया, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को 1886 में बना दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, और पंजाब को 1897 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया, जो कि एक मेजर डेवलपमेंट रहा उस समय में। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और 1861 तक हम खत्म कर चुके हैं, और किस तरह से ये पॉलिटिकल ग्रोथ में कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल ग्रोथ में इसने अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद से जो हम लेंगे जो और रिमेनिंग एक्ट्स हैं, लाइक जो भी 1909 का एक्ट हो गया और 1919 का एक्ट हो गया, ये सारे लेंगे, कंप्लीट करेंगे हम। फॉर टुडे आई एम डन, और in the next class we will move from here only. Thank you.